तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए पाचन तंत्र की पूरी प्रोसेस के साथ। इसके पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि पाचन तंत्र का डायग्राम, पूरा डायग्राम ओवरऑल हमने देख लिया था कि उस डायग्राम में पूरे कौन-कौन से नामांकन किए थे। डायग्राम के बाद भी मेरी एक क्लास है पार्ट 2, वो भी आपने देखा होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र की पूरी क्रियाविधि कैसे होती है। जैसे कि उसकी संरचना हम देखा जाए डायग्राम में बनाया था, जैसे कि क्या था उसमें, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद था हमारा ग्रासनाल, ग्रसनी, है ना, यकृत, अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद वो लास्ट में जाके गुदा के द्वारा पूरी पाचन तंत्र हमारी कंप्लीट हो जाती है ना। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि मुख गुहा है, तो मुख गुहा का पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी पार्ट क्या है, सब चीजें पाचन तंत्र में हम आज पूरी की पूरी डिटेल में क्लास में समझते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस, जो कि मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं हम कि मुख गुहा, पाचन तंत्र की संरचना सबसे पहले तो स्टार्ट होती है हमारे कहाँ, मुख से, जहां से हम खाना खा रहे हैं। तो मुख गुहा देखा जाए प्रायः 4 भागों से मिलकर बना है, दांत, जीभ, तालु और लार ग्रंथियां, है ना। तो अब देखिए, जैसे कि देख रहे हैं हम दांत, तो दांत का अध्ययन, ये क्या है, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, है ना। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट है, मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। तो मनुष्य में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, विषम दंती। जो भी है, जैसे कि मनुष्य है तो सब मनुष्यों के दांत अलग अलग होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि सबके दांत सेम हो। तो जितने भी मनुष्य हैं सब में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें हम विषम दंती कहते हैं। अब देखिए कि प्रायः दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो दांत हैं, जैसे कि सामने वाले 4 दांत हैं, फिर 2 दांत हैं, फिर लास्ट में आते हैं दाढ़, है ना। तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। तो देखिए कि कृंतक, कृंतक का कार्य क्या होगा, काटने का, है ना। और इसका अगर डायग्राम में देखा जाए कि इसका डायग्राम कैसा होगा, कृंतक कैसा दिखता है, तो ये जैसे कि उसका जड़ है ना, कृंतक ऐसा दिखता है कि इसका कार्य क्या होगा, हम जो भी भोजन खा रहे हैं उसको काटने का कार्य होता है। अब उसके बाद देखो रदनक, है ना, रदनक का कार्य होता है फाड़ना। जो भी हम खा रहे हैं या कोई भी चीज है तो ये होती है हमारी ऐसी नुकीली, है ना। तो ये हो गया रदनक, रदनक का कार्य क्या हुआ, फाड़ने का कार्य करता है। अब बचा क्या है, चवर्णक और अग्र चवर्णक, ये दोनों। तो ये दोनों का कार्य होता है चबाने का, चबाना, है ना। जो कि ये कौन सा होता है हमारा, इस प्रकार से दाढ़ है ये, है। तो ये दोनों का कार्य क्या होगा, चबाने का कार्य होता है। अब इसके बाद देखो द्विबार दंती, तो कुछ ऐसा होता है जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। अब वो 20 दांत जो 2 बार आते हैं वो कौन सी दांत होते हैं, वो होते हैं हमारे दूध के दांत। जो बोलते हैं ना कई बार कि बच्चों के दूध के दांत हैं, ये टूटने के बाद दोबारा आते हैं, तो टोटल 32 में से 20 दांत हमारे 2 बार आते हैं। अब आगे देखिए कि बच्चों में कुल दांत, अगर देखा जाए कि बच्चों में कुल दांत की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 20, और वयस्कों में दांत की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 32। तो ये हो गया हमारा दांत। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दांत का पूरा डायग्राम, है ना, कि हमारे टीथ जो है उसके डायग्राम में पूरी संरचना कैसी होती है। चलिए देखते हैं दांत की परतें कि कौन कौन सी परत होती है दांत में। तो ये मैंने बनाया है एक बहुत अच्छा स्वस्थ दांत, है ना, जो कि बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा स्वस्थ है ये पूरी तरह से। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। तो फर्स्ट में देखिए कि हमारा ये वाला भाग, जो सबसे ऊपरी भाग रहता है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। ये कौन सा भाग हो गया हमारा, ये हो गया इनेमल। इसको और क्या बोलते हैं, दंत वल्क, दंत वल्क, है ना। ये है सबसे बाहरी भाग। तो जो कि क्या रहता है, एनेमल या दंत वल्क मृत होता है, ये मृत अवस्था में होता है। जो हमारे दांत का सबसे बाहरी भाग है जो येलो कलर का रहता है ना, तो वो येलो कलर का भाग कभी कभी देखना कि अपने आप ही वह झड़ जाता है। क्यों क्यों, क्योंकि वो लास्ट में ऐसा हो जाता है, मतलब मृत अवस्था में रहता है कि उसमें ना ठंडे की ना गर्म की कोई भी चीज की क्रियाओं का असर बिल्कुल नहीं होता। येलो कलर का जो रहता है वो होगा क्या, मृत। अब इसके बाद देखना कि ये वाला भाग कहलाता है हमारा डेंटाइन,
ओके, ये क्लियर है। ये है डेंटाइन, जो कि क्या होगा, ये तो मृत अवस्था में है, फिर ये कौन सी अवस्था में होगा, ये होता है जीवित अवस्था में डेंटाइन। ओके, अब इसके बाद वाली अंदर वाली ये वाली संरचना है पल्प कैविटी। बीच में जो संरचना है छोटी सी, उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। और ये वाली जो तंत्रिकाएं दिख रही हैं छोटी छोटी सी अंदर, इनको बोलते हैं तंत्रिका। तो कौन सी, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। ये जो दांत की सबसे अंदर वाली संरचनाएं हैं वो तंत्रिका या तो फिर रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं। ओके, इतनी समझ में आ गई पूरी चीजें। और ये हमारी लास्ट में कौन सी होती हैं, जो कि जड़ों के द्वारा वो अंदर मसूड़ों से लगी हुई रहती हैं। तो टोटल ये 4 संरचनाओं के नाम हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे बाहरी परत होगा एनेमल, जो कि मृत अवस्था में होता है। फिर सेकंड है डेंटाइन, जो कि जीवित अवस्था में रहता है और जीवित अवस्था में रहेगा। और डेंटाइन में ही क्या होगा, हमको ठंडे या गर्म का एहसास होता है। कभी कभी होता है ना कि सेंसिटिविटी हो गई है, बोलते हैं, वही है ये। और उसके बाद लास्ट वाली है कौन सी, पल्प कैविटी और तंत्रिका या रक्त वाहिकाएं, बीच वाला भाग। अब देखिए आगे कि इनेमल। इनेमल के बारे में हम देखते हैं कि इनेमल आखिर होता क्या है। तो शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ इनेमल कहलाता है। क्लियर, कि सबसे मजबूत पदार्थ ऊपर वाला क्या होगा, इनेमल कहलाएगा। और दांत का सबसे बाहरी सफेद परत, सबसे बाहरी वाला भाग है सफेद या येलो कलर का भी होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनेमल। अब इसमें देखिए 90% अकार्बनिक लवण पाया जाता है। ओके, तो 90% अकार्बनिक लवण किसमें पाया जाएगा, इनेमल में पाया जाता है। यह कहना चाहिए कि 90% अकार्बनिक लवण से ये बना रहता है। तो अकार्बनिक लवण का नाम क्या है, कौन सा है वो, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, इससे क्या होगा, ये बना होता है। और क्या है, ये एक्टोडर्मल ऑर्गन है। एक्टोडर्मल मतलब बाहरी परत है। क्लियर। अब सेकंड है डेंटाइन। तो डेंटाइन क्या है, देखो दांत का मुख्य भाग। अब इसमें 90% अकार्बनिक लवण था, इसमें कितना है, 70% अकार्बनिक लवण पाया जाता है। फिर क्या है, ये मीजोडर्मल ऑर्गन है। मीजोडर्मल ऑर्गन मतलब ये अंदर वाले भाग, बाहरी मतलब आंतरिक परत है। ये बाहरी परत थी, ये आंतरिक परत है। और ये जीवित अवस्था में पाया जाता है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि दोनों परत में क्या क्या है। अब इसके बाद देखते हैं हम एक इस छोटा सा है कि दंत सूत्र है ना, कि दांत में दंत सूत्र होता है। चलिए देखते हैं कि दंत सूत्र क्या होगा। हाँ, तो देखिए कभी कभी दंत सूत्र निकालने को भी आ जाता है ना, कि मानव में जो दांत रहते हैं उनके दंत सूत्र कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि दांत के जितने भी भाग हैं 4 प्रकार के, है ना। अब देखिए दंत सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो, ये मैंने बनाया है मानव के दांत, है ना। तो ये बीच में जो ये 4 भाग हैं, इसमें से हमने बीच से इसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब ये जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये हमारा कहलाता है अपर जॉ, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ऊपरी जबड़ा। ये है हमारा ऊपरी जबड़ा। और ये नीचे वाला भाग है, ये है लोअर जॉ, या तो फिर कहा जाए तो निचला जबड़ा। ये है निचला जबड़ा। और ये हमारे पूरे बने हैं दांत, जो कि जितने भी अगर अरेंज किया जाए कि कैसे रहते हैं, तो सेम ऐसे ही हमारे मुंह में, मुखगुहा में अगर देखा जाए तो दांत ऐसे लगे रहते हैं। 20 से मैंने इसे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद देखिए ये सबसे सामने के जो 4 दांत रहते हैं, तो 4 दांत में ये जो भाग है 2, है ना, इंसीजर 2। ये है केनाइन, मतलब देखो काटने वाला या फाड़ने वाला कहते हैं जिसको, है ना। तो केनाइन फाड़ने वाला जो रहता है, नुकीला दांत जो है वो है 1। फिर है प्री मोलर 2, फिर है मोलर 3। इसी प्रकार से सेम इस साइड भी है, इंसीजर 2, केनाइन है 1, प्री मोलर है 2 और मोलर है 3। सेम नीचे का भी प्रोसेस सेम है। ऊपरी जबड़ा में जो भी जिस प्रकार से व्यवस्थित है दांत, वैसे ही निचले जबड़ा में भी व्यवस्थित है। अब देखते हैं हम दंत सूत्र। दंत सूत्र कैसे निकालेंगे। अब देखिए दंत सूत्र क्या है हमारा, ICPM अपॉन ICPM इंटू 2। ये है हमारा दंत सूत्र, कि कैसे हमको दंत सूत्र निकालना है
है ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर को डिवाइड किया सेम उसी से, फिर उसके बाद क्या है इनटू 2। अब देखा जाए कि वयस्क में मैं बताऊं आपको कि पूछा जाए कि वयस्क का दंत सूत्र निकालिए, है ना। तो वयस्क में दंत सूत्र अगर मैं निकालूं तो क्या है, देखो 2 1 2 3, इस साइड का है 2 1 2 3, ऊपर वाला हम लिख लें 2 1 2 3, और उसके बाद सेम नीचे का भी इस साइड का भी कर ले रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 2 3 हुआ सेम। अगर इनका देखा जाए तो इंसीजर है कितना 2, फिर केनाइन है कितना 1, फिर है प्रीमोलर 2 और मोलर है 3, तो सेम हमने वहां पे उसको लिख दिया। इनटू हो गया क्या 2। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, टोटल हो गए 8। तो ऊपर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको ऐड करके ये कर दिया हमने ऐड 8 अपॉन ये भी हो गया टोटल 8 इंटू 2। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों को मतलब डिवाइड नहीं करना है, ऐड करना है। ये याद रखिएगा कि इन दोनों को डिवाइड ना करके क्या करना है, ऐड। तो टोटल कितना होगा ऐड होके, ये 8 और 8 16 इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया 32। तो वयस्क में दांत की संख्या कितनी होती है 32। क्लियर। अब देखिए बच्चों में, यहाँ पे मैं लिख दे रही कि बच्चों में अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया था बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है 20, जो कि दूध के दांत होते हैं, पहले बताया था ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा 2102 अपॉन 2102, है ना, ये होगा उनमें दांत की संख्या। तो देखना इंटू 2, अब ये कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 5, है ना। तो 5 अपॉन 5, इन दोनों को प्लस करना है इंटू 2, तो 5 और 5 10 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 20। तो देखा जाए कि बच्चों में अगर दांत की संख्या कितनी होगी तो 20 होगी। तो इतना क्लियर हुआ आपको पूरा कि दंत सूत्र कैसे निकालना है। एक बार और रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से बनने लगेगा, है ना। वयस्क में निकालना है तो 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। तो ये मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि कैसे निकालना है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दंत सूत्र होता क्या है। चलिए दांत के बाद हम आते हैं जीभ में। अब देखिए जीभ की जो ये संरचना मैंने बनाई है, तो ये संरचना में कि पूरी स्वाद की जितनी भी कलिकाएं हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित रहती हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जीभ की पूरी संरचना है। अब इसमें सबसे पहले कड़वा स्वाद जो होगा हमारा, कि अगर यहाँ है ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा लास्ट में क्या होगा, ये हमारा आधारीय भाग कहलाता है। लास्ट वाला जो पीछे वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, आधारीय भाग। क्लियर। अब इसके बाद साइड वाला जो है ना, ये जो है ये साइड वाले, ये दोनों भाग, ये साइड में क्या है, ये मध्य किनारे हैं, मध्य किनारे, है ना। तो आधारीय भाग जो है सबसे हमारी जीभ का लास्ट वाला एरिया, तो लास्ट वाले एरिया में क्या होगा, जीभ में वहां पे कड़वे का स्वाद आता है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि टैबलेट खा रहे हैं या कोई दवाई पी रहे हैं तो हमेशा हम क्या सामने रखते हैं, नहीं रखते ना, उसको हम कहाँ खाते हैं, सबसे अंदर रख के फिर उसके बाद पानी पीते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा ये है जहाँ पे हमारा कड़वे का एहसास होगा या पता चलेगा कुछ भी चीज, इसलिए हम हमेशा दवाई खाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे गोली रखते हैं, यहाँ पे गोली रख के खाया जाता है। यहाँ यहाँ कहीं तो नहीं रखते ना, कि यहाँ पे ज्यादा मतलब वो आधारीय भाग है तो हमको उतना पता ना चले, जल्दी से वो अंदर चले जाए। अब देखिए साइड वाला जो भाग है वो क्या है, हमारे मध्य किनारे। तो मध्य किनारे काय के लिए होते हैं, ये होते हैं हमारे खट्टा। यहाँ पे स्वाद का खट्टा का जो एहसास होगा वो मध्य किनारों में होता है। अब देखिए इसके साइड में जो है ना, ये यहाँ पे ये वाला होगा, ये क्या कहलाएगा, शीर्ष किनारे। मध्य किनारे के बाद ये साइड वाला जो भाग है वो है शीर्ष किनारा। क्लियर। तो शीर्ष किनारे में क्या होगा, यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए कि टेस्ट कौन सा आता है, तो शीर्ष किनारों में नमकीन का टेस्ट आता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ये सबसे नीचा वाला भाग जो कि क्या कहलाएगा, शीर्ष, मतलब कि ये बीच का भाग है हमारा। तो शीर्ष में क्या होगा,
कौन सी टेस्ट आना है यहाँ पे, मीठे का टेस्ट आता है शीर्ष में, मतलब सबसे नीचे वाले भाग में। इतना क्लियर हुआ कि ये चार जो है इस साइड के आधारीय भाग जो ऊपर वाला होगा उसमें कड़वा, फिर उसके बाद है मध्य किनारा जिसमें है खट्टा, शीर्ष किनारे जो मध्य किनारे के साइड में होगा वहां पे होगा नमकीन का टेस्ट, और यहाँ सबसे नीचे वाला भाग जो सबसे फर्स्ट में रहता है जीभ का उसमें होगा हमारा मीठे का टेस्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा जो भाग रहता है उभरा हुआ उसको कहते हैं पैपिली। जो जीभ में उभार रहता है, ध्यान से देखना आईना में कभी जीभ निकाल के बाहर थोड़े थोड़े से व्हाइट कलर के उभरे उभरे से भाग रहते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, पैपिली कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे से उभार रहते हैं उन्हें पैपिली कहते हैं। अब देखिए ये वाले जो भाग हैं हमारे, तो इन्हें कहा जाता है उमामी। क्लियर, याद रखिए बहुत अच्छे से, इसका नाम क्या है, उमामी। उमामी ये क्या होगा, इसमें काय का स्वाद आएगा, उबले भोजन का। उबले भोजन का जो स्वाद है वो कहाँ पे आएगा, उमामी में। ओके, इतना क्लियर हुआ कि उमामी में क्या होगा, उबले भोजन का स्वाद आता है। अब ये जो हमारा ये बीच वाला भाग है जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया है, तो ये बीच वाले भाग में क्या होती हैं, इसमें क्या होंगी, स्वाद कलिकाएं। बीच में जो होती हैं स्वाद कलिकाएं क्या होंगी, एब्सेंट रहती हैं। बीच में स्वाद कलिकाएं एब्सेंट रहती हैं, मतलब कि स्वाद कलिकाएं बीच में नहीं पाई जाती। क्लियर हुई पूरी जीभ की संरचना आपको कि कहाँ पे कौन सी स्वाद कलिका पाई जाती है। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखा है नीचे जो कि आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, जीभ के पश्च भाग से कष्ठिका अस्थि या उसको बोलते हैं हायोइड बोन या जीभ की हड्डी जुड़ी रहती है। ठीक है, जीभ के जो पीछे वाला भाग है, तो पीछे वाला भाग कौन सी हड्डी से जुड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं कष्टिका हड्डी, उसी को बोलेंगे हायोइड बोन या तो फिर जीभ की हड्डी जुड़ी होती है। सेकंड है, जीभ पर तीखे के लिए कोई स्वाद नहीं होता। देखो सब में बताया मैंने, लेकिन तीखे के लिए जीभ में कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती है। क्लियर। अब है टोटल 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। फिर है जीभ का उभार पैपिली कहलाता है, जो कि ये मैंने आपको बताया है कि जीभ का उभार क्या कहलाएगा, पैपिली। तो क्लियर हुई पूरी जीभ की संरचना। अब आती है बात लार ग्रंथियों की। तो लार ग्रंथियां या सलेवरी ग्लैंड क्या होती हैं, देखिए कि लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं लार ग्रंथियों का कार्य क्या होगा, लार का स्त्रावण करना, है ना। लार को स्त्रावित करती हैं लार ग्रंथियां, जो कि क्या होगा, संख्या में देखा जाए कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो संख्या में होती हैं 6, है ना। और अगर जोड़े में देखी जाए तो 3 जोड़ी होती हैं, मतलब प्रत्येक में एक एक जोड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रतिदिन क्या होगा, हमारे मुख से 1.5 लीटर लार का स्त्रावण होता है प्रतिदिन, है ना। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्त्रावण हमारे मुख से होता है। अब देखिए लार का पीएच कितना होता है, 6.6 से 6.8 तक लार का पीएच होता है। अब देखिए एक चीज और कि लार तो बनता है, ठीक है कि हमारी ये हो गई जितनी भी ग्लैंड है लार ग्रंथियों में लार बन रहा है, लेकिन अगर लार ना बने तो लार का ना बनना क्या कहलाता है, एटाइलिन कहलाता है। लार का ना बनना एटाइलिन कहलाता है। अब देखते हैं कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो लार ग्रंथियां टोटल हमारी लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं, कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, अधोजीव ग्रंथि या सबलिंगुअल ग्लैंड, और अधोजंभ ग्रंथि या सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो जो कि क्या बताया था मैंने कि संख्या में तो संख्या में कितनी होंगी 6, लेकिन जोड़े में देखी जाए तो एक जोड़ा यहाँ रहेगा, एक जोड़ा इसका है और एक जोड़ा इसका है ना। तो टोटल 3 जोड़ों में पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि कर्ण पूर्व ग्रंथि आखिर होती क्या है ना, कि पैरोटिड ग्लैंड में होता क्या है। अब देखिए ये क्या होगा, हमारी कान के नीचे, ये कौन सी है, कहाँ पाई जाएगी, कान के नीचे, है ना। कर्ण पूर्व ग्रंथि क्या होती है, कान के नीचे व गाल के पास, कान के नीचे व
गाल के पास, हमारा कान है उसके नीचे और गाल के पास जो है वो वाली ग्रंथि पाई जाती है ना। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज देखिए, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि। क्लियर। अब देखिए इसमें लार का स्त्रावण कितना होता है, तो 25% इसमें लार का स्त्रावण होता है। क्लियर। अब देखिए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो है, लेकिन लार का स्त्रावण इसमें 25% होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर। अब देखते हैं हम अधोजीव ग्रंथि या सबलिंगुअल, तो ये क्या होगा? ये कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे, जीभ के नीचे ये पाई जाती है। अब और आगे क्या है? ये तो थी सबसे बड़ी, ये कौन सी है? सबसे छोटी। ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है हमारी, सबसे छोटी लार ग्रंथि है। कौन है ये? अधोजीव या सबलिंगुअल। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लार का स्त्रावण, लार का स्त्रावण क्या होगा? 5%। 5% ये क्या करती है? लार का स्त्रावण करती है। क्लियर इतना। अब आगे देखिए अधोजब ग्रंथि या सब मैंडिबुलर। क्लियर। अब इसमें क्या होगा? ये कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये पाई जाती है जबड़ों के पास। कहाँ पाई जाएगी ये? जबड़ों के पास पाई जाती है। लार ग्रंथियां देख ली, 3 लार ग्रंथियां थी टोटल। अब इस पे देखते हैं लार ग्रंथियों में उपस्थित एंजाइम, जो कि हमारे लार ग्रंथियों में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में है सलाइवरी एमाइलेज। हमारा फर्स्ट है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्लियर। अब इसमें क्या होता है देखना, ये क्या है? मुखगुहा का एकमात्र पाचक एंजाइम है। मुखगुहा का केवल एकमात्र ऐसा पाचक एंजाइम है, ये कौन सा? टाइलिन। और एक चीज़ याद रखना आप कि पाचन तंत्र में अगर पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होगी? वो हमारी मुखगुहा से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट का इसमें क्या होगा? 30% पाचन होता है। काय में? टाइलिन के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है ना। अब इसके बाद देखिए सेकंड है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम कहलाता है? गैर पाचक एंजाइम। ये पाचन की क्रिया में सहायता नहीं करता है, तो ये गैर पाचक एंजाइम कहलाता है। और मुखगुहा में कीटाणु को नष्ट करता है। मुखगुहा में जितने भी कीटाणु रहेंगे उनको नष्ट करता है, साथ ही साथ जीवाणुओं की भित्ति को भी नष्ट करता है। क्लियर। अब देखना इसमें क्या होगा लाइसोजाइम में? लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना, तो लार के अलावा ये और कोई चीज़ों में भी पाया जाता है। काय में? आंसू और पसीना, ये दोनों में लाइसोजाइम पाया जाता है। अब थर्ड है हमारा H2O+ म्यूकस। तो इसका क्या कार्य रहेगा? ये हम जो भी भोजन खाते हैं, है ना, तो भोजन को हम खाएंगे तो खाने के बाद भोजन को क्या करता है? ये चिकना और मुलायम बनाता है, जिससे कि वो आगे जाके पाचन की क्रिया नीचे, और उसके बाद जैसे कि क्या होगा? अब ये हो गया। अब इसके बाद भोजन को चिकना और मुलायम बनाया, और इसके बाद ये भोजन कहाँ गया? हमारी ग्रसनी में जाता है। ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं हम कि ग्रसनी, अब इसमें ग्रसनी का क्या कार्य है।